दूसरा चित्र है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें जुड़ गया तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज एरोमेटिक इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है खुद क्या है? बेंजीन है? बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बेंजीन हो गया। इसका कोई डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ले लें, जैसे टॉलुइन हो गया, ये क्या है? टॉलुइन। मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? टॉलुइन। दो मिथाइल लगा सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। ये पैरा पे लगा दिया तो पैराजाइलिन हो गया। ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एक से अधिक रिंग भी हो सकता है, दो रिंग एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज हो गया तो नेप्थलीन हो गया। नेप्थलीन तीन रिंग इसी तरह से फ्यूज हो गया तो क्या कहलाता है? एंथ्रासीन कहलाता है। लिनियरली रहेगा तो एंथ्रासीन, एंगुलर हो गया थोड़ा सा, इसको ऊपर यहाँ लगाते हैं तो फिनांथ्रीन होता है। तो ये हो गया एंथ्रासीन। चार रिंग एक और जोड़ देंगे, टेट्रासीन, पेंटासीन, ये सब क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दो रिंग ऐसे भी जुड़ सकता है, एक कार्बन के थ्रू, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। डाइफिनाइल, जिसको बाइफिनाइल भी कहते हैं, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल, ठीक है। एक और जोड़ दिया रिंग तो ट्राइफिनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से अधिक रिंग होता है उनको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये मोनोन्यूक्लियर है, एक बेंजीन रिंग है, और एक से अधिक रहेगा तो क्या कहलाता है? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोगों को अलग चैप्टर में पढ़ना है, 11th चैप्टर है, उसके बारे में नेप्थलीन और डाइफिनाइल के बारे में पढ़ना है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हम लोग बेंजीन कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उनका जनरल मेथड, बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ये तीन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और इनमें से कई बार तो फुल क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है लेकिन फुल क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया जाएगा। तो पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के कौन कौन से जनरल मेथड हैं? तो एक मेथड जो ये है, जो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करके या उसका साल्ट बना ले तब तो क्या लिखिए भाई? हाँ, एक ये भी मेथड है भाई, हीटिंग एल्काइंस या पासिंग एल्काइंस इन रेड हॉट मेटल ट्यूब, ठीक है। एल्काइन को पास करें बाय पासिंग एल्काइंस थ्रू रेड हॉट मेटल ट्यूब। निकेल मेटल वगैरह
जनरली लेकर और हाई टेम्परेचर पे उसमें एल्काइन पास करते हैं, एल्काइन। तो ये हो गया, जैसे मान लो कि हमको बेंजीन बनाना है तो एल्काइन क्या लेंगे, एसिटिलीन है, एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन, जिसको इथाइन भी कहते हैं। एसिटिलीन को आइसोटोप क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। इसके 3 मोल जब हम रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं, लगभग टेम्परेचर 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं रेड हॉट, तो क्या हो जाता है, 3 मोल इसके आपस में साइक्लाइज कर जाते हैं और इस तरह से बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। ये हो गया अल्टरनेट, क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, बेंजीन बन गया। इस तरह से बेंजीन है ना, उसी तरह से हम लिखते हैं। 3 मोल एसिटिलीन है तो देखो हम समझने के लिए ऐसे इसको दिखा सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एसिटिलीन हो गया ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 मोल हो गया, क्या हो जाएगा, ये एक पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन से, और ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन से। 3 मोल आपस में साइक्लाइज कर जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया, ये डबल हो गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, ये डबल हो गया, और एक यहाँ बॉन्ड बन गया। इसको भी थोड़ा तिरछा लिख दें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे जुड़ गया, तो ये हो जाएगा, यही बनेगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल था और डबल हो गया, फिर बनेगा। यदि इस मेथड से हमको टॉलुइन बनाना है तो एक हाइड्रोजन के बदले हमको क्या चाहिए, CH3 चाहिए, ठीक ना। तो 3 मोल यदि एसिटिलीन लेते हैं, 3 मोल खाली एसिटिलीन लेंगे तो बेंजीन बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एलिफैटिक कंपाउंड से सीधे क्या बनता है, एरोमेटिक। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम कंपाउंड एलिफैटिक ले रहे हैं, अब बन रहा है हमारा एरोमेटिक, ठीक ना। मान लो हमको टॉलुइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक CH3 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन के जगह पे CH3 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, 2 मोल एसिटिलीन रख लेंगे और 1 मोल ले लेंगे प्रोपाइन, एक H के जगह पे CH3 कर लिया, ये हो गया प्रोपाइन, है ना। तो प्रोपाइन जैसे ही हम लेंगे, जैसे इसी में समझो कि एक प्रोपाइन लेंगे तो क्या हो गया, CH3 हो गया ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो फिर ये साइक्लाइज करेंगे तो एक हाइड्रोजन कहीं भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। तो 1 मोल प्रोपाइन है, 2 मोल एसिटिलीन लेंगे, ये 2 मोल रहेगा, तो क्या बनेगा, एक प्रोपाइन हो गया, 2 मोल एसिटिलीन हो गया, तो क्या बन गया, बेंजीन, ये टॉलुइन बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल बेंजीन, जिसको हम क्या करते हैं, टॉलुइन करते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 2 मोल प्रोपाइन ले लेंगे और 1 मोल एसिटिलीन रहेगा, तो 2 CH3 लग जाएगा, जाएंगे यहाँ तो मेटा पैरा तीनों का मिक्सचर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये एक मेथड हो गया कि बाय पासिंग एल्काइंस थ्रू रेड हॉट मेटल ट्यूब, ये हो। तो दूसरा मेथड क्या लिखे हो, हाँ, दूसरा है बाय हीटिंग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद सोडा लाइम। तो कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लें, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम में क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। तो यदि हम बेंजोइक एसिड मान लो बेंजीन बनाना है हमको, तो हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे। ये सिंपली डिकार्बोक्सिलेशन है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड को यदि हम सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के साथ हीट करते हैं तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, बेंजीन बन गया। और CO2 निकल गया। CO2 ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है NaOH से मिलके। तो डीकार्बोक्सिलेशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो बेंजीन बनाना है तो किसका डीकार्बोक्सिलेशन कराना, बेंजोइक एसिड का, या उसकी सोडियम साल्ट मिलेगी तो हो जाएगा। मान लो हमको टॉलुइन बनाना है तो यहाँ पे आर्थो मेटा या पैरा कहीं भी क्या लगा देंगे, CH3, मतलब वो लेके चलेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर्थो टॉलुइक एसिड, टॉलुइक एसिड का आर्थो टॉलुइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड नहीं रहा, ये क्या कहलाएगा, टॉलुइक एसिड। और कौन सा टॉलुइक एसिड, आर्थो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगल में है। आर्थो टॉलुइक एसिड वो सोडा लाइम के साथ गर्म करें तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही जाएगा, खाली हाइड्रोजन यहाँ बचेगा। CH3 अपने जगह पे जस का तस रहेगा। तो क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन, या इसी को क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। तो टॉलुइन बन गया उसी मेथड से, ठीक है। तो ये हो गया। मेटा पे लगाएंगे तब भी टॉलुइन बनेगा, पैरा टॉलुइक एसिड लेंगे तब भी टॉलुइन बनेगा, क्योंकि ये CH3 खाली बचा रहेगा, ठीक ना। तो आर्थो मेटा या पैरा टॉलुइक एसिड कोई भी लेंगे या सोडा लाइम के साथ उसका डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे, हमको क्या मिलेगा, टॉलुइन मिलेगा। तो ये मेथड हो गया है। नेक्स्ट होगा बाय डिस्टिलेशन, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन ऑफ फिनाल। फिनाल का जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन करते हैं। तो फिनाल क्या होता है, तो फिनाल होता है कि जब भी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप लगा हो तो वो सभी कंपाउंड फिनाल्स कहलाते हैं, क्योंकि पहला ही मेंबर इसका क्या है, फिनाल है। तो ये खुद फिनाल है। फिनाल को जिंक डस्ट के साथ यदि हम यही लिखते हैं, जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप वाला वो जिंक के साथ चला जाता है, जिंक ऑक्साइड वोलेटाइल होता है, निकल जाता है, और ये क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, ठीक ना। जिंक बन गया, जिंक के साथ ऑक्साइड बना लिया, जिंक ऑक्साइड वोलेटाइल होता है, उड़ गया, और हाइड्रोजन केवल यहाँ बच गया, मतलब क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन बना। हाँ बोलो। तो सारे कॉलेज के टीचर जाएंगे? नहीं, इतने शिक्षा परिषद जो है, नारायण प्रताप शिक्षा परिषद, जैसे दिव्यन आपका कोई होगा वो जाएगा, हमारे कॉलेज का जितने शिक्षा परिषद से जुड़ी संस्थाएं हैं और उन्हीं के स्टूडेंट। तो फिनाल हो गया, फिनाल से बेंजीन बना सकते हैं। यदि हमको टॉलुइन बनाना है तो एक CH3 लगा लेंगे, तब ये फिनाल नहीं रहा, तब क्या हो जाता है, क्रिसाल हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, आर्थो क्रिसाल हो गया। मेटा पे CH3 लगा देंगे, मेटा क्रिसाल हो गया। पैरा पे लगाएंगे तो पैरा क्रिसाल हो गया। तो आर्थो मेटा या पैरा कोई भी क्रिसाल लेंगे और उसको जिंक डस्ट के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करा दें तो CH3 जहाँ भी रहेगा एक बचा रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं, ठीक ना। चाहे मेटा पे रहे, चाहे पैरा पे रहे, चाहे आर्थो पे रहे, कोई अंतर नहीं होगा, खाली एक मिथाइल दिखेगा। तो मिथाइल एक बेंजीन रिंग पे रहता है तो क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। तो आर्थो मेटा पैरा कोई भी क्रिसाल लेंगे, क्या मिलेगा, टॉलुइन बनेगा। तो एक ये मेथड है, और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जहाँ पे फिनालिक OH ग्रुप को हटाना है, ये आएगा आगे के सभी चैप्टरों में लगभग, जहाँ भी फिनालिक OH ग्रुप को हटाना है तो उसके लिए रिएजेंट क्या लेते हैं, जिंक डस्ट, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना है तो रिएजेंट क्या लेते हैं, सोडा लाइम। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना है, रिएजेंट क्या लेना है, सोडा लाइम। फिनालिक OH ग्रुप को हटाना है, रिएजेंट क्या लेंगे, जिंक डस्ट, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर एक मेथड होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन खुद एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव रिएक्ट करते हैं। तो
खुद ये बेंजीन का रिएक्शन है, माने एरोमेटिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ना है। तो इस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से हम बेंजीन नहीं बना पाएंगे, माने बेंजीन का डेरिवेटिव बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन है तो बेंजीन लेके चलना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे बेंजीन को किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन एटम रिंग का कहीं से भी रिप्लेस हो जाता है बेंजीन रिंग का, और उसके जगह पे वह एल्काइल ग्रुप जो रहता है वो अटैच हो जाता है, और ये H जो है X बनाता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन बनता है। बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन के बदले एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने का यह मेथड फ्रीडल और क्राफ्ट ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसलिए फ्रीडल और क्राफ्ट को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था इस रिएक्शन को देने के लिए ना। एरोमेटिक रिंग में हम एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि मिथाइल ग्रुप लगाए, तो R के जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, ये बेंजीन को लेना ही है, R के जगह पे हमको CH3 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन Cl Br I कोई भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस Cl कैटलिस्ट, और जब हम ट्रीट करेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन, R के जगह पे CH3 हो जाएगा और HCl हो गया, तो क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। अर्थात बेंजीन से हम क्या बना सकते हैं, टॉलुइन बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया टॉलुइन बनाने का। नहीं, मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन का ग्रुप इथाइल लगा दें, तो क्या लेंगे, इथाइल, यहाँ पे C2H5 लेके चलना पड़ेगा, क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, प्रोडक्ट कोई बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा, अब तब ये क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन हो जाएगा, इथाइल बेंजीन, ठीक है, और ये हो जाएगा HBr क्लोरीन, ठीक है। तो ये कुछ मेथड हो गया, और भी कुछ चीजें हो, तो और भी मेथड होते हैं, वुड-फिटिक रिएक्शन से बना सकते हैं। तो ये मेथड है कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने का, इतना से काम चल जाएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गिव एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के कोई 2 मेथड लिखिए, तो एक तो डिकार्बोक्सिलेशन वाला, एक फिनाल का इंक डस्ट से रिएक्शन वाला, ये जरूर लिखेंगे क्योंकि उसमें बेंजीन भी बनता है, उसका डेरिवेटिव भी बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट लिखेंगे तो बेंजीन नहीं बन पाएगा, टॉलुइन या उसका और डेरिवेटिव जो है बेंजीन का बना सकते हैं। तो ये हो गया जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक टॉपिक तो ये हुआ इस चैप्टर का। अब दूसरा टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में MO लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन में जो 6 कार्बन होता है, उन सभी 6 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। All the 6 carbon atoms in benzene molecule are sp2 hybridized, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम जानते हैं कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे
तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है ना, कितने एंगल पे 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का भी इसी तरह से होगा, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना। तो मान लो एक कार्बन हम और लिए, उसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने एंगल पे, तो 120 डिग्री के एंगल पे। अब क्या हो रहा है, एक कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, और कौन बॉन्ड बना रहा है, sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से दूसरी ओर उसका sp2 है, वो दूसरे कार्बन से ओवरलैप करेगा, ठीक ना। तो एक कार्बन ये हम और ले लें, और उसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने हैं, 3 हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके भी तो ये sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ कार्बन है जो ओवरलैप करेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सेम उसी तरह से यहाँ एक कार्बन होगा, और इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हर कार्बन के 3 है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। उसी तरह से यहाँ एक कार्बन हम ले लें, और उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, ये हो गया, और इसका भी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, sp2 ये भी sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कुल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और 6 कार्बन के ऑर्बिटल कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो 3 होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये गैस 2 p जब मिलता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और 120 डिग्री के एंगल पे ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो हर तरह से पंखे के तीनों ब्लेड है, कितने एंगल पे, 120 डिग्री। उसी तरह से मान लो 6 पंखे ले लें, तो जब 120 डिग्री पर अरेंज करेंगे, तो एक पंखा जो है दूसरे के एक से ओवरलैप करेगा, फिर बगल में ले आओ, तो एक का दो तो क्या होगा, ओवरलैप कर लेगा। जैसे किसी भी कार्बन का हम देखें, तो एक sp2 इधर ओवरलैप किया इससे, और एक sp2 अपने बगल वाले से इधर से ओवरलैप किया। हर कार्बन का यही स्थिति है। तो कुल दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने बगल वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करने में यूज हो गया। बाकी जो एक बच रहा है वो हाइड्रोजन है अभी, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है, तो उससे ओवरलैप करेगा, ये बनाया। ये भी हाइड्रोजन का 1s है। 1s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है s ऑर्बिटल, तो उससे ओवरलैप करेगा, और यहाँ बनाएगा sp2 1s कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा 1। यहाँ भी वही हाल है, हाइड्रोजन का 1s जो स्फेरिकल है, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ का सिग्मा बॉन्ड दूसरे प्रकार का है, sp2 1s है, sp2 कार्बन का यूज हो रहा है, 1s है हाइड्रोजन का। सेम इसी तरह से sp2 1s, और यहाँ भी sp2 1s। तो कितने sp2 1s ओवरलैपिंग हो रहे हैं, 6। हर कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने बगल वाले 2 कार्बन के sp2 ओवरलैपिंग कर रहा है। तो sp2 ये जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये बन रहा। और
फिर एक प्रकार का और क्या हो रहा है, sp2 1s ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, ये ना हो रहा है। हर कार्बन पे दो sp2 ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, और एक sp2 1s ओवरलैपिंग से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अर्थात सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गए क्या होने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, सभी sp2 हाइब्रिड। और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम जान रहे हैं कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है 120 डिग्री के एंगल पे, तो इसलिए सभी सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में, सभी सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब जो बचा हुआ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, तो जो बचा हुआ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनना दिखा रहा है बेंजीन मॉलिक्यूल। अभी डम्बेल आकार का यहाँ p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये डम्बेल आकार इमेजिन करो, प्लेन के आधा हिस्सा डम्बेल आकार यही ना है ये, तो इसका आधा हिस्सा जो है सामने है ब्लैक बोर्ड के, जब ब्लैक बोर्ड को मैं प्लेन मान लूं तो इसका आधा हिस्सा डम्बेल आकार का ब्लैक बोर्ड से ठीक परपेंडिकुलर सामने है, और आधा हिस्सा डम्बेल आकार का ब्लैक बोर्ड से पीछे है। उसी तरह से यहाँ भी है, उसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ भी। हर कार्बन का एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा हुआ है जो सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये आपस में ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। और पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये कहीं से नहीं बनाएगा, जितना दूर पर इधर एक डम्बेल आकार का ये दोनों यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है उतना ही दूरी पर ये दोनों भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक ना। तो each carbon, the unhybridized p orbital of each carbon atom is equidistant with the unhybridized p orbital on either side, and there is chances of overlapping in either side, दोनों साइड में ओवरलैपिंग का चांस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं 6 कार्बन के, उनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या रहेंगे, डीलोकलाइज्ड रहेंगे, ठीक ना, क्या रहेंगे, डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइजेशन आप कैसे दिखाएंगे, जैसे हम ये सिग्मा बॉन्ड को अब सिग्मा बॉन्ड के रूप में बना लें, इन दोनों में भी p जो है वो तो वो भी ओवरलैप कर पाएंगे, किन दोनों, इस कार्बन में और इस कार्बन में, इसका इसका नहीं उसका, इसका और इसका, ये कैसे ओवरलैप करेगा, अरे ये तो सर्किल की तरह से बन रहा है, ये है यहाँ एक है एक यहाँ है, तो ये दोनों ओवरलैप करेगा, फिर यहाँ वाला इससे ओवरलैप करेगा, तो ये इधर हो गया, यहाँ वाला इससे ओवरलैप करेगा, तो ये सभी आपस में जैसे एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर है, 6 ऐसे है, तो उसका डम्बेल आकार का ऊपर वाला लोग ऊपर में ओवरलैप करेगा, नीचे वाला लोग नीचे ओवरलैप करेगा, इस तरह से है। ये प्लेन है, 6 कार्बन है, एक यहाँ डम्बेल आकार का है, एक इस कार्बन पे डम्बेल आकार का है, एक इस कार्बन पे, हर सब पर एक एक डम्बेल आकार का है जो परपेंडिकुलर है। तो अब ऊपर वाले लोग आपस में डिलोकलाइज होंगे कि नहीं होंगे, और नीचे वाले लोग आपस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो, ठीक ना। तो देखो यदि हम कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को बना के दिखा दें ऐसे, ये हो गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ये सब सिग्मा बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर दूं बना के, ये नहीं यहाँ पे दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड, और डम्बेल आकार का हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब वो है तो प्लेन के अबव और बिलो, लेकिन अब उसको समझते रहे यहाँ बनाना संभव नहीं है, ऊपर ब्लैक बोर्ड से सामने पीछे बनाना संभव नहीं है, इसको समझते रहे। देखो मैं अभी इतना बना रहा हूँ, ये आपस में ये दोनों अबव है तो ओवरलैप करेगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप, इसके लिए दूसरे कलर का यूज कर लेंगे, नहीं तो जो है लगेगा कि वो बड़ा। उसी तरह से उतनी ही दूरी पर ये भी है तो ये भी ओवरलैप करेगा, उसके पैरेलल है। फिर उतनी ही दूरी पर इधर भी कार्बन है बगल में, तो ये ओवरलैप करेगा, ठीक ना। यहाँ भी एक डम्बेल आकार का है, तो ये भी आपस में दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे,
और अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे लगेगा कि कट हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके लोब तो ऊपर वाले ऊपर ही है और नीचे वाले नीचे है, तो ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे, तो नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब से ओवरलैप करेगा हर ऑर्बिटल का, और ऊपर वाला लोब ऊपर वाले से ओवरलैप करेगा। तो इस प्रकार क्या बना, एक डिलोकेलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक ना। यहाँ देखो ये लग रहा है कि कट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेन पे बना है उसके लिए दिखा है। तो ऐसे समझ कि डंबल आकार का 6 लोब का ऊपर है, तो ऊपर वाला आपस में, नीचे वाला लोब आपस में। 3 फ्लोर वाला मंजिल मान सकते हैं। हाँ 3 फ्लोर का मंजिल मान सकते हैं, ग्राउंड हाँ मान सकते हैं। बीच में एक है प्लेन में, एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक ना। तो इसी डिलोकलाइजेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लेन हो गया हमारा, ये प्लेन हो गया जहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन है। हाइड्रोजन भी चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, तो हाइड्रोजन भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। मान लेंगे कि हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और एक लोब जो है इस प्लेन से एवं बन रहा लोब, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन जो डंबल आकार के पी ऑर्बिटल ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन से ऊपर बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन से नीचे बन रहा है, जो नीचे वाले लोग आपस में ओवरलैप कर। बात समझ आ रही है। तो अब ये होता एक्चुअली इस तरह से, लेकिन अब हम इस तरह से भी नहीं बनाते हैं, उसी को डेवलप करते हुए देखो कैसे ये हो गया। अब इसको हम बनाते हैं, ये 2 रिंग ना बना के इस डिलोकलाइजेशन को हम इस तरह से बना के रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल को, ठीक ना। ये और इसको भी हम डॉटेड सर्किल ना बना के क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं। तो इसीलिए बेंजीन रिंग जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की तरह से इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, यह है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। तो इसलिए इस सर्किल को जितना किनारे से होता हुआ बड़ा बनाएंगे, उतना ही जो है ये करेक्ट है, ठीक ना। तो बेंजीन को ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इस तरह का पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन जो दिखाता है, और वो डिलोकलाइजेशन इस प्रकार से है या इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये यह डिलोकलाइजेशन बेंजीन मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, हाईली स्टेबल बनाता है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है इसके करस्पॉन्डिंग हेक्सेन से, और इसलिए इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो ये सब पूरा लिखा गया, ठीक ना। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो जितना हमने बताया उतना ही लिखा। और यही कारण है कि सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड चूंकि कैसे बने हुए हैं, sp2 ओवरलैपिंग से, तो सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई न तो सिंगल बॉन्ड की नॉर्मल लंबाई के बराबर होती है, न ही डबल बॉन्ड की, दोनों के इंटरमीडिएट में होती है। 1.39 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, जबकि नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम की होती है, और डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो डबल बॉन्ड से ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ इसी कारण होता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। और सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ भी क्या होती है, एक बराबर होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितने की होती है, 1.09 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। क्योंकि सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बने हैं, sp2 कार्बन का और 1s हाइड्रोजन का यूज हुआ। तो ये है बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन बेंजीन मॉलिक्यूल ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized which are trigonal, which have trigonal planar geometry oriented in a trigonal planar geometry at an angle of 120 degree. Out of the 3 sp2 hybrid orbitals, the 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom are involved in the formation of sigma bonds with sp2 hybrid orbitals of 2 adjacent carbon atoms, and the remaining 1 sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlaps with the 1s orbital of carbon hydrogen atom to form sp2 1s carbon hydrogen sigma bond.
thus all the 6 carbon atoms in benzene molecule lie in the same plane, एक ही plane, and the each carbon atom has an unhybridized p orbital perpendicular to the plane of sigma bond. ठीक है? Each carbon atom is equidistant from the unhybridized p orbital of other carbon atom on either side, and therefore it has equal chances of overlapping on either side. दोनों साइड से ओवरलैप करेगा. इसका रीजन क्या होता है? This makes the benzene molecule more stable. All the 6 p electrons in benzene molecule are delocalized, which makes the benzene molecule more stable. ठीक ना? ये बनाता है स्टेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है. तो ये हो गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. ठीक है ना? तो अब इसके बाद हाकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है. तो अब हमको